हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका आज के सेशन में और मैं हूं आपका नेट वाला भैया। हाँ जी, चलिए करते हैं आज की सेशन की शुरुआत। जी, आज हम लोग टीचिंग के मॉडल्स करने वाले हैं। सर, पेपर 1 में एक यूनिट है टीचिंग एप्टीट्यूड और उसमें हमें पूछा जाता है मॉडल्स। सर, हर एग्जाम में ना एक मॉडल्स आ जाता है, तो टीचिंग के हम लोग लगभग 12 मॉडल्स हैं, वो आज हम लोग करने वाले हैं और लर्निंग के मॉडल्स हम किसी और वीडियो में करेंगे। सर, क्या है टीचिंग मॉडल्स? तो टीचिंग मॉडल से पहले ये बताइए सर, टीचिंग क्या है? तो अगर हम बात करें कि जब टीचर अपने कैपेबिलिटीज, अपने स्किल्स को यूज करके लर्नर के बिहेवियर में बदलाव लाने की कोशिश करता है, चेंज लाने की कोशिश करता है, तो हम कहते हैं कि भाई साहब टीचिंग हुई। तो टीचिंग का एक प्रोसेस होगा कि सर कैसे एक बच्चे में बदलाव आता है, क्या प्रोसेस फॉलो करना पड़ता है, क्या मेथोडोलॉजी लगानी पड़ती है, कैसे एक बच्चा अपने अंदर वो सारे बदलाव लेके आ जाता है जिसके तहत क्या होता है सर, जिसके तहत आपका टीचिंग होता है। तो भाई साहब, अब मॉडल्स क्या हैं? तो देखिए, अलग अलग महानुभव लोगों ने, जो जिनके बारे में आगे चर्चा करने जा रहे हैं, तो अलग अलग लोगों ने अपने हिसाब से अलग अलग एक्सपीरियंसेस करे और उसी हिसाब से एक थ्योरी, एक मॉडल्स बना दिए कि देखो भाई, ऐसे काम करोगे तो बच्चे अच्छे से पढ़ पाएंगे, ऐसे काम करोगे तो टीचिंग आपकी अच्छी होगी, ये चीजें आपको करनी चाहिए जिसकी वजह से टीचिंग बहुत बेहतरीन तरीके से हो पाएगी। तो हम उसकी शुरुआत करेंगे, ज्यादा लेट ना करते हुए चलते हैं कहां, क्लास में, और शुरू करते हैं मॉडल्स ऑफ टीचिंग। आइए देखिएगा जी। तो टीचिंग का शुरू करने से पहले बेसिक इंफॉर्मेशन कि अगर आपको नोट्स चाहिए तो नेट वाला भैया का टेलीग्राम चैनल है, उसको ज्वाइन कर लीजिएगा। वहां पे आपको क्या मिल जाएगा, सारा नोट्स मिल जाएगा। इसके साथ चैनल को कर लीजिएगा सब्सक्राइब, ताकि आपको हमेशा नोटिफिकेशन मिलती रहे और आपके साथ जितना भी रिक्रूटमेंट होती है असिस्टेंट प्रोफेसर की, वो सारी जानकारी आपको यहां मिलती रहेगी। पर्सनली कांटेक्ट करना है, आप इस नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप कर सकते हैं। चलिए, यूजीसी नेट 2024 की तैयारी कर रहे हो या फिर जेट 2024 की, तो आप यहां पे जाइए प्लेलिस्ट में और ये सारे लेक्चर्स आपके अवेलेबल है, आप इसको देख सकते हैं। ठीक है जी। चलिए, अब हम लोग शुरुआत करते हैं पहला मॉडल्स ऑफ टीचिंग की। अगर हम मॉडल्स ऑफ टीचिंग की बात करें, सबसे पहला मॉडल जो है जॉयस और व्हील ने मिलकर डिजाइन किया है, एक प्रोसीजर जिसको इंप्लीमेंट करना है कैसे, एज ए इंस्ट्रक्शन मॉडल। कैसे करना है, इंस्ट्रक्शन की, कैसे एक टीचर इंस्ट्रक्शन देता है। तो भैया पहला जो मॉडल होगा क्या है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल। देखो क्या इन्होंने बोला, ये कि फंडामेंटल एलिमेंट्स है, ये सब चीजों को आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। तो सबसे पहला इन्होंने बात करा, अगर मैं इसको शॉर्ट फॉर्म में बोलूं तो इसको हम लोग कहते हैं FSSRSA, यही कहते हैं। ठीक है, मतलब FSSRSA क्या होता है सर? देखिए, F रिप्रेजेंट करता है फोकस को, S रिप्रेजेंट करता है सिंटैक्स को, S रिप्रेजेंट करता है फिर सोशल सिस्टम को, फिर R रिप्रेजेंट करता है रिएक्शन को, फिर S सपोर्ट सिस्टम और लास्ट में एप्लीकेशन। कुछ समझ नहीं आया सर, है ना? अब समझाता हूं। देखो, जब भी आप पढ़ाने जा रहे हो, बीइंग अ टीचर, आप भी क्या करोगे, फ्यूचर में पढ़ाओगे जी। तो ये जॉयस और व्हील ने कहा कि भाई साहब, जब भी आप पढ़ाने जा रहे हो तो अपना फोकस, सेंट्रल एस्पेक्ट बताओ कि क्या आप पढ़ाओगे। दैट मीन्स आपकी ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग क्या होगी, आप क्या ऑब्जेक्टिव लेकर टीचिंग कराने जा रहे हो। तो पहला चीज दैट इज फोकस, तो उसको उन्होंने फोकस का नाम दिया। दूसरा है सिंटैक्स। सिंटैक्स बोला प्रोसेस, कि आप किस स्टेप में कौन सा चीज करोगे, ये भी चीज दिमाग में रखो, तभी आपका हो जाएगा। जिसको बोला मॉडल एक्शन या सीक्वेंस ऑफ स्टेप्स, कि कौन सा काम पहले करोगे, कौन सा बात। ऑब्वियस सी बात है, जब प्लानिंग करनी पड़ेगी टीचिंग करने के लिए, तो वो स्टेप्स की बात करी। तो पहला क्या, फोकस मींस ऑब्जेक्टिव्स ऑफ टीचिंग। दूसरा क्या, सिंटैक्स यानी कि प्रोसेस की बात करी। ये क्या है सर, ये प्रोसेस है और कुछ भी नहीं है। तीसरा इन्होंने बात करा सोशल सिस्टम का। अब सोशल सिस्टम क्या होता है, देखो, रिलेशन ऑफ बिटवीन स्टूडेंट एंड टीचर। अगर स्टूडेंट और टीचर के बीच का रिलेशन आप मेंटेन कर लोगे, और टीचर, जानते हो एक टीचर जो होता है ना, उसको पता होता है कि स्टूडेंट के साथ रिलेशन बिल्ड कैसे करना है, और इसीलिए उन्होंने तीसरा दिया क्या, कि सोशल सिस्टम को बिल्ड करना है, आपको एक रिलेशन बिल्ड करना है किसके साथ, स्टूडेंट के साथ, जिससे आपको क्या होगा, टीचिंग इफेक्टिव होगा। फिर आपको क्या देना है, रिएक्शन, मतलब कि स्टूडेंट्स के रिस्पॉन्स को आप कैसे देखते हैं। मतलब कोई चीज स्टूडेंट अगर आपसे पूछा तो आप उसका रिएक्शन कैसे देते हैं, इसकी बात यहां कर रहा है। देखो क्या कह रहा है, रिएक्शन ऑफ द टीचर टू द स्टूडेंट्स रिस्पॉन्स। जो स्टूडेंट्स का रिस्पॉन्स है उसका आप रिएक्शन कैसे देते हो, ये फोर्थ स्टेप है। तो इसकी बात इन्होंने करी। उसके बाद बाय दिस टीचर ट्यून द स्टूडेंट एंड सेलेक्ट एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स। बोल रहा है भाई साहब
जो स्टूडेंट करते हैं उसका एप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स देना चाहिए, सही डायरेक्शन देना। इट मींस आपका सही डायरेक्शन, सही को सही कहो, गलत को, ये टीचर का काम है। तो पहला स्टेज फोकस यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ टीचिंग, दूसरा सिंटैक्स यानी प्रोसेस भी ध्यान में रखो, तीसरा सोशल सिस्टम मतलब स्टूडेंट और टीचर रिलेशन बिल्ड करो, चौथा रिएक्शन डायरेक्ट कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स एक टीचर कैसे देता है। फिर है सपोर्ट सिस्टम। अगर सपोर्ट सिस्टम की बात करें तो जो एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है, क्या है एडिशनल रिक्वायरमेंट्स, जो उनके क्या कह रहा है बियॉन्ड यूजुअल कैपेबिलिटीज है ना, जो उनके कैपेबिलिटीज या टेक्निकल फैसिलिटी के बियॉन्ड में है, ताकि हम उसको इंप्लीमेंट कर सकें। तो उसकी बात कर रहा है कि नेक्स्ट सपोर्ट सिस्टम क्या होना चाहिए कि भाई जब आप स्टूडेंट को टीचिंग से रिलेटेड सपोर्ट तो करो ही, इसके अलावा एडिशनल चीजों पे भी सपोर्ट करो, क्योंकि टीचर का काम स्टूडेंट को सिर्फ पढ़ाना नहीं होता, टीचर का एक काम एक स्टूडेंट को अच्छा व्यक्तित्व बनाना होता है। तो ये बात तो है। उसके बाद एप्लीकेशन। अब जो भी चीजें आपने स्टूडेंट को सिखाई है वो उसको अपने रियल लाइफ में अलग अलग सिचुएशंस में अप्लाई कर सके। तो ये क्या था, FSSRSA, ये किसने कहा है, जॉयस एंड व्हील ने कहा है, फंडामेंटल एलिमेंट्स ऑफ टीचिंग मॉडल, जिसमें उन्होंने फोकस में बात करा गया ऑब्जेक्टिव टीचिंग, सिंटैक्स में प्रोसेस की बात करी, सोशल सिस्टम में उन्होंने बात करा रिलेशन बिटवीन स्टूडेंट एंड क्या टीचर, उसके बाद रिएक्शन में बात करा कि स्टूडेंट का रिस्पॉन्स कैसा देते हैं टीचर, सपोर्ट सिस्टम में एडिशनल चीजों पे भी सपोर्ट की बात करी, और एप्लीकेशन बोला कि जो जो चीज टीचर सिखाता है उसको अप्लाई करते हैं कहां, बच्चे। तो ये आपका 6 प्रोसेस था, इसको याद रखिएगा। ये देखिए शॉर्ट में जॉयस एंड व्हील का ये आपका क्या है, फोकस, सिंटैक्स, सोशल सिस्टम, रिएक्शन, सपोर्ट सिस्टम और एप्लीकेशन। चलिए अगर हम चले दूसरा मॉडल में, देखिए पहला मॉडल तो जॉयस एंड व्हील ने दे दिया, 5 इंस्ट्रक्शन मॉडल। 5 इंस्ट्रक्शन मॉडल क्या कहता है, पहले इसको ध्यान से समझिएगा। देखिए 5 इंस्ट्रक्शन मॉडल ना 5E का बात करता है, 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल है, ये ई दब गया है तो इसको अलग कर लिएगा। 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल बोला पहले इंगेज करो, फिर एक्सप्लोर करो, फिर एक्सप्लेन करो, और तब जाके इलैबोरेट करके और फाइनली इवैल्यूएट करो कि क्या कर रहा है। कुछ नहीं समझ में नहीं आया सर, आइए सबसे पहले शुरुआत करते हैं। पहला ही क्या कहता है, इंगेज करना। इंगेज मींस जब आप किसी क्लास में पढ़ाने जा रहे हो तो स्टूडेंट के इंटरेस्ट की टॉपिक को चूज करो और उसको फिर क्या करो, उसको अपनी ओर खींच लो, अपनी ओर अट्रैक्ट कर लो। जब आप पुराने एक्सपीरियंस से और उनके कनेक्शन की बातें करेंगे स्टूडेंट आपकी ओर एंगेज हो जाएंगे, और फिर जब वो एंगेज हो जाएंगे आपके एक्सपीरियंस के बेस पर और उनके इंटरेस्ट के टॉपिक के बेस पर, तब आप चीजों को, कॉन्सेप्ट्स को जो है वो एक्सप्लोर करना शुरू करो। तो जो स्टूडेंट क्या करेंगे, फिर चीजों को समझेंगे, आपकी रियल क्वेश्चंस को समझेंगे, आपकी रियल आइडेंटिटी को समझेंगे, और तब जाके वहां पे क्या करो, उसकी एप्लीकेशन बताओ। फिर क्या नेक्स्ट, उसके बाद एक्सप्लेन करो। जब आप देखो सबसे पहले क्या किया आपने, इंगेज कर लिया कोई यूनिक तरीके से, कुछ उनके इंटरेस्ट की बातें करके, फिर आप उसको एक्सप्लोर कर रहे हो। एक्सप्लोर बोला स्टूडेंट, एक्सप्लोर द कॉन्सेप्ट। अब स्टूडेंट क्या कर रहे हैं, एक्सप्लोर करने जा रहे हैं। अब एक्सप्लोर करने के बाद फिर क्या करो, तो फिर एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन क्यों करना भाई, क्योंकि स्टूडेंट ने तो सोच लिया कि भाई ये हो गया, ऐसे करेंगे सर, ये पढ़ा रहे हैं सर, वो पढ़ा रहे हैं। अब आप एक्सप्लेन करो। एक्सप्लेन करने का मतलब क्या हुआ कि आप डायरेक्टली बता दो कि देखो ये चीज था, इसमें ये बेनिफिट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स है, इसमें ये बेनिफिट्स है। फाइनली एक्सप्लोर करने के बाद क्या बोला, देखो डायरेक्ट इंस्ट्रक्शन फेज प्रेजेंटेड इन ए कोलैबोरेटिव फैशन, वोकैबुलरी, एक मिनट मैं इसको चेंज कर लूं, वोकैबुलरी इज डिफाइंड एंड कॉन्सेप्ट्स आर एक्सप्लेन। देखो इंगेज में आपने इंगेज तो कर लिया बच्चों को अपने अपने यूनिक तरीके से। एक्सप्लोर करने के टाइम में बोला कि भाई लो ठीक है, आप एक्सप्लोर करो चीजों को, देखो बताओ कि ये कैसे हुआ, ये कैसे हुआ, आपने तो बता दिया, अब वो एक्सप्लोर किए। फिर आप एक्सप्लेन कर दो उसको, क्या एक्सप्लेन कर दो कि भाई साहब जो मैंने बताया वो ये चीजें हैं, वो ये चीजें नहीं, और फिर इलैबोरेट करो उसको, मतलब जनरलाइज करो, नई नई लर्निंग के साथ उसको ऐड करके देखो, अप्लाई करके देखो कि कैसे कैसे किया, जो सर ने पढ़ाया वो कैसे हुआ। ठीक है, और फाइनली इवैल्यूएट करना पड़ता है टीचर को। क्या करना पड़ता है, टीचर को इवैल्यूएट करना पड़ता है कि जो मैंने बताया क्या स्टूडेंट उसको सीख रहे हैं या नहीं सीख रहे हैं। तो 5 में क्या है, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन, एलाबोरेट एंड इवैल्यूएट। तो सबसे पहले क्या करेगा स्टूडेंट, टीचर जाके एंगेज करेगा बच्चों को, जी क्यों, नई नई चीजें बता के, या फिर
कुछ ऐसे चीजें जो उसके इंटरेस्ट की हो। दूसरा फिर एक्सप्लोर करने को कहेगा, बोला बच्चा अब इसको एक्सप्लोर करो। फिर टीचर क्या करेगा, टीचर एक्सप्लेन कर देगा उसको। टीचर एक्सप्लेन क्यों करेगा, क्योंकि बच्चा एक्सप्लोर किया तो उसको समझ में बहुत सारी चीजें, बहुत सारा दिमाग में आएगा चीजें, तो अब उसको टीचर एक्सप्लेन करेगा अच्छे तरीके से। फिर बोलेगा बच्चा तुम लोग एलेबोरेट करो। अब एलेबोरेट करने के बाद फिर फाइनली टीचर क्या करेगा, इवैल्यूएट करेगा कि भाई बच्चा इस चीज को समझा या नहीं समझा। तो ये था 5E इंस्ट्रक्शन मॉडल, इसको याद रखिएगा, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। देखिए क्वेश्चन कैसे पूछा जाता है, इस सब को क्वेश्चन पूछने का तरीका जो होता है वो सीक्वेंस का होता है। कभी कभी सीक्वेंस पूछ देगा, कभी कभी उसका मीनिंग पूछ देगा, लेकिन मैक्सिमम इन सब में सीक्वेंस पूछ देगा, या फिर पूछ देगा ये तीनों किसका है। 5E में कौन कौन सा आता है, 5E मॉडल में कौन कौन से 3 आते हैं, 3 सही दे देगा, एंगेज, एक्सप्लोर, एक्सप्लेन दे देगा, और एक दे देगा एक्सपोर्ट। तो आपको फाइंड आउट करना पड़ेगा, बस यही पूछा जाएगा इसमें। चलिए सॉरी, थर्ड नंबर है गैगने इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मॉडल। देखो ये चाचा जो है ना, ये चाचा बहुत बढ़िया चाचा है, क्योंकि इन्होंने एक इंस्ट्रक्शन मॉडल को बहुत अच्छे तरीके से डिफाइन किया है। इन्होंने ये बता दिया कि इस प्रोसेस लिटरली टीचिंग का कैसा होना चाहिए। कैसा होना चाहिए सर, सबसे पहले उन्होंने बोला स्टूडेंट के लिए अटेंशन गेन करो। अटेंशन गेन करो मतलब देखो मैं बेसिक बताऊं तो सारे लोगों ने ऑलमोस्ट सेम ही चीज कहा है, लेकिन अपना तरीका अलग अलग बता दिया है। कैसे तरीका, देखो क्या कह रहा है, ये कह रहा है अटेंशन गेन करो स्टूडेंट्स का सबसे पहले। क्यों भाई अटेंशन क्यों, तो मैं आपके सामने आता हूं, जब आपको याद होगा तो मैं क्या कहता हूं, हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका, कहता हूं ना जी। तो ये क्या है, अटेंशन गेन करना। अब उसके बाद आप क्या करो, जब अटेंशन गेन करते हो तो आप ऑब्जेक्टिव्स बता दो कि आज हम लोग ये पढ़ने वाले हैं, ठीक है। फिर उसके बाद बताओ कि आप क्या कर चुके हो, प्रायर लर्निंग, पहले स्टिमुलेट, रिकॉल, प्रायर लर्निंग, मतलब कल आप क्या पढ़ाए थे, और फिर आप पढ़ाना आज जो है वो पढ़ाना शुरू करिए, प्रेजेंट करिए कंटेंट को। फिर उसके बाद आप लर्निंग का गाइडेंस दीजिए कि भैया देखो ये चीज हो गया बच्चा, अब आपको ये काम करना है। फिर परफॉर्मेंस को एलिसिट करिए, फीडबैक दीजिए कि आपने सही किया कि नहीं किया। फिर उसकी परफॉर्मेंस को एसेस करिए, यानी कि लास्ट में टेस्ट लीजिए, और उसके बाद इनहेंस करिए रिटेंशन को, ट्रांसफर टू दी जॉब, ताकि वो रिटेंशन जो उसने सीखा है वो जॉब में ट्रांसफर हो सके। तो ये इन्होंने मॉडल दिया गैगने ने, गैगने इवेंट ऑफ इंस्ट्रक्शन मॉडल में ये बात कही गई है। एक छोटा सा चार्ट है, इसको भी आप देख लीजिएगा। आइए मैं आपको यहाँ 9 इवेंट्स ऑफ गैगने, ये यहाँ पे ना और अच्छे से क्लियर लिखा हुआ है, मैं आपको इसको और अच्छे से समझाने की कोशिश करता हूं। देखो क्या बोला, गेन अटेंशन मतलब क्या बोल रहा है, स्टार्ट लेसन विद अ ड्रामेटिक वीडियो क्लिप, या फिर कोई चीज से, कोई आप ड्रामेटिक वीडियो से बना सकते हो, या फिर कुछ स्टूडेंट को सोचने के लिए दे सकते हो, जैसे आप क्लास में एंट्री लेते हो। अच्छा बच्चे बताओ ये कैसे होता है, ठीक है। तो ये किसने कहा, गैगने ने कहा है। तो सबसे पहले अटेंशन गेन करना है, कैसे, चाहे तो कुछ ड्रामेटिक वीडियो चला दो, चाहे कुछ आप उससे सवाल पूछो जिससे बच्चे को सोचना पड़ जाए, ठीक है। उसके बाद टेल द लर्नर द लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स, अब लर्निंग ऑब्जेक्टिव्स बताओ कि वो क्या सीखेंगे, क्या आज के क्लास में होगा वो। सो एन एग्जांपल व्हाट दे आर एबल टू डू एंड ऑफ द सेशन, बोल रहा है ये एग्जांपल बताओ कि आप क्लास के अंत में क्या क्या चीज सीख जाओगे, मतलब ऑब्जेक्टिव्स बताना सीधा सीधी। उसके बाद स्टिमुलेट प्रायर लर्निंग, मतलब बोल रहा है कि रिकॉल क्वेश्चंस अबाउट प्रीवियस लर्निंग, की क्या क्या उसने प्रीवियस में सीखा उसके बारे में बता दो, ठीक है। चलो कह रहा है प्रेजेंट द लेसन, अब आप लेक्चर, वीडियो, डेमोन्स्ट्रेशन जो देना चाहते हो अब मटेरियल को दो, ठीक है। उसके बाद प्रोवाइड लर्नर गाइडेंस, मतलब स्टूडेंट को अलाउ करो टू प्रैक्टिस व्हाट हैज बीन लर्न्ड एंड व्हाइल टीचर फेल, बोल रहा है कि अब स्टूडेंट्स को बोलो कि भैया हम तुमको ये पढ़ा दिए, अब तुम इसको बताओ क्या क्या चीजें हुआ। और इलिसिट परफॉर्मेंस, उसके बाद क्या हुआ, बोल स्टूडेंट गिव्स टास्क टू डू इंडिपेंडेंटली टू सी इफ दे हैव लर्नड व्हाट वाज, तो बोल रहा है परफॉर्मेंस को इलिसिट करने के लिए आप क्या करिए, आप हर एक इंडिविजुअल को कुछ ना कुछ टास्क दीजिए। तो उससे क्या होगा, उसे ये पता चल पाएगा कि बच्चा वो सीख पाया है या नहीं सीख पाया है। और लास्ट में प्रोवाइड फीडबैक, लेट स्टूडेंट नो हाउ दे डिड, स्पेसिफिक फीडबैक भी लीजिए, उनसे पूछिए कि क्या ये सीख पाया या नहीं सीख पाया। और एसएस परफॉर्मेंस में फिर फाइनल आप क्या करिए, इवैल्यूएट करिए स्टूडेंट का परफॉर्मेंस को इंडिपेंडेंट बेसिस पर कि कौन बच्चा कितना सीखा है, और उस बेसिस पर फिर आप काम करिए। और इनहेंस रिटेंशन एंड ट्रांसफर का मतलब हुआ कि जो चीजें वो सीख गया अब उसको आप रखिए फ्यूचर के लिए। तो ये काम, ये पूरा 9 इवेंट जो है इन्होंने बता रखा है, ठीक है। ये मतलब बेसिक सा चीज है कि एक टीचर कैसे प्रोसेस करता है अपने टीचिंग प्लान को, ठीक है। ये गैगने भी चले गए। अब आ जाइए मैरिल्स के प्रिंसिपल ऑफ इंस्ट्रक्शन पर। तो मैरिल्स ने पढ़ाई की बात करी है,
है ना, PADAI। सर क्या बोल रहे हो पढ़ाई? तो पढ़ाई मतलब होता है, इन्होंने प्रॉब्लम सेंटर्ड का बात करा है। प्रॉब्लम सेंटर मतलब कि कोई भी जो लर्नर हैं वो क्या होते हैं, वो इंगेज होते हैं रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम में। देखो क्या कह रहा है प्रॉब्लम सेंटर में कि लर्नर्स आर इंगेज्ड इन सॉल्विंग रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम्स। तो लर्नर कहां इंगेज होते हैं? इन्होंने रियल वर्ल्ड की बात करी है। मेरिल्स ने क्या कहा? रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम सेंटर्ड की बात करी। तो उन्होंने बोला लर्नर जो इंगेज होता है वो रियल वर्ल्ड के प्रॉब्लम में होता है। फिर उस हिसाब से एक्टिवेशन होता है, मतलब जो एग्जिस्टिंग नॉलेज है उसको एक्टिवेट किया जाता है क्या? नया नॉलेज बनाने के लिए। ऑब्वियसली बात है, जो चीज आपके पास है उसी को ना यूज करोगे नई चीजों को ढूंढने के लिए जी, तो उसको एक्टिवेशन बोलते हैं। फिर है डेमोन्स्ट्रेशन, मतलब अब होता है शो मी, अब दिखाओ मुझे, जो आपने नया नॉलेज बनाया, जो डेमोन्स्ट्रेट किया, वो लर्नर को बताओ। फिर उसको अप्लाई करो, बोला न्यू नॉलेज को अप्लाई कराओ, किसके द्वारा? लर्नर के द्वारा। और फिर इंटीग्रेट करो, इंटीग्रेट मतलब उसको लर्नर के वर्ल्ड में जोड़ो, उसके साथ कनेक्ट कर दो। तो ये इसीलिए इन्होंने, मैंने बोला पढ़ाई प्रॉब्लम सेंटर्ड, एक्टिवेशन, D फॉर डेमोन्स्ट्रेशन, A फॉर एप्लीकेशन और I फॉर इंटीग्रेशन। क्या बोला इन्होंने? फिर से समझ लो। इन्होंने बोला कि रियल लाइफ को प्रॉब्लम को क्या करो? इंगेज करो, जो रियल लाइफ प्रॉब्लम है। उसके बाद अपनी जो एक्सपीरियंस है, जो नॉलेज है, एग्जिस्टिंग नॉलेज, उस बेस पर नया नॉलेज बनाओ, ठीक है। और नया नॉलेज जो बना लिया, फिर उसके बेस पर लर्नर को पढ़ाओ। और लर्नर को पढ़ाने के बाद जब आप हो गया तो उसको पूछो कि क्या उस लर्नर ने अप्लाई किया कि नहीं, अप्लाई कर नया नॉलेज को, और फिर उसको इंटीग्रेट कर दो लर्नर के वर्ल्ड से। तो ये बेसिक चीज है, हम लोग जब पढ़ाते हैं ना तो यही काम करते हैं। देखो जब भी कोई पढ़ाई करानी होती है, जब भी कुछ पढ़ाना होता है, तो हम लोग क्या करते हैं कि आसपास चीज को देखते हैं, ठीक है। हम लोग देखते हैं कि रियल वर्ल्ड में प्रॉब्लम्स को, और उसको ना एग्जिस्टिंग नॉलेज, जो हमारे पास नॉलेज है, उस बेस पर हम एक नया नॉलेज खड़ा करते हैं। और नया नॉलेज खड़ा करते हैं, फिर हम डेमोन्स्ट्रेट करके बताते हैं कि देखो बच्चा, इसको ना ऐसे यूज किया जाता है। और इसको यूज करने के बाद फिर बोलते हैं अच्छा तुम समझ गए इस चीज को कहां यूज करना है, और फिर एप्लीकेशन करते हैं। और फाइनली जाके हम फिर उसको बोलते हैं कि देखो इस नॉलेज को इस तरीके से इस वर्ल्ड में अप्लाई किया जा सकता है। बात समझ में आया? जी सर। चलिए उसके बाद पांचवा मॉडल जो है वो है एडी मॉडल। क्या है? एडी मॉडल। अब एडी मॉडल क्या है? ये भी 5 तरीके की बात करता है। क्या क्या 5 तरीके की बात करता है भाई? देखो एडी मॉडल 5 तरीके की बात करता है, जिसमें वो ये भी क्या है? प्रोसेस ही एक तरह सा। इसमें पहला बात है एनालाइज, पहला वो एनालाइज करता है, फिर डिजाइन, फिर डेवलप, फिर इंप्लीमेंट, और तब जाके इवेल्युएट करता है। तो सबसे पहले डिजाइन एनालाइज करने का मतलब है कि कहां गैप है, बच्चे क्या सीखना चाह रहे हैं, है ना, कि किस चीज में उसका इंटरेस्ट है, टारगेट ऑडियंस कौन है, इट मींस क्या वो सीखना चाह रहे हैं, वही पूछ रहा है। तो एनालिसिस क्या करना है कि व्हाट आर द करंट नॉलेज गैप्स, कि क्या कमी, क्या उनको नहीं आता है, मेरा ऑडियंस कौन होगा, और लर्निंग एनवायरनमेंट कैसा होगा, क्या क्या होगा लर्निंग एनवायरनमेंट। जब ये डिसीजन हो जाता है तो फिर डिजाइन करते हैं क्या, कि लर्निंग का ऑब्जेक्टिव क्या होगा, वही फोकस जी। उसके बाद एक कोर्स बनाते हैं, मेथड ऑफ लर्निंग डिसाइड, टीचिंग डिसाइड करते हैं किस मेथड से करेंगे, और फिर एक स्टूडेंट को कैसे प्रोग्रेस करेगा कोर्स के थ्रू, ये डिसाइड करें। तो इसको डिजाइन के अंतर्गत सारा चीज रखा गया। फिर डेवलप करते हैं, फेज 3 में क्या होता है, डेवलप करते हैं कि क्या बोला, पेज 3 डील्स विद द बिल्डिंग कोर्स आउट ऑफ द ओरिजिनल प्रोटोटाइप और स्टोरी बोर्ड। देखो डेवलप मतलब जो अभी तक आपने डिजाइन एनालिसिस किया था उसको आप रियल में लेके आते हो, ओरिजिनल कंटेंट में। जो प्रोटोटाइप था उसको आप क्या कर रहे हो, उसको स्टोरी बोर्ड पे लेके आ रहे हो, उसको पॉलिश कर रहे हो, प्रोफेशनलिज्म लेके आ रहे हो, है ना, और उसमें कंटेंट को क्या बोलते हैं, रियल वर्ल्ड में लेके आना, ठीक है। उसके बाद जब यहां आप डेवलप कर लिए प्रोडक्ट, यानी कि आपका कोर्स डिजाइन हो गया, डेवलप्ड हो गया, अब आप उसको इंप्लीमेंट करते हो। इंप्लीमेंट कहां करते हो, स्टूडेंट के साथ शेयर करते हो, है ना, जो आपका कोर्स है वो सारा शेयर करते हो। देखो इसका बेस्ट एग्जांपल बताऊं, बहुत जैसे मान लो फॉर एग्जांपल मैं अभी ये देख रहा हूं कि कहां नॉलेज गैप है, फिर मैंने डिसाइड किया भैया कि ऐसे ऐसे मुझे पढ़ाना है, फिर मैं ऐप बनाऊंगा, फिर ऐप बना के आपको क्या करूंगा, आपको बोलूंगा डाउनलोड करो, जाओ उसमें पढ़ो, उसमें देखो बहुत सारी चीजें हैं, और फिर फाइनली मैं इवेल्युएट करूंगा कि क्या मेरा ऐप काम कर पा रहा है सही से या नहीं कर पा रहा है। तो ये एनालाइज, डिजाइन, डेवलप, इंप्लीमेंट और इवेल्युएट उसी के लिए, ठीक है जी सर। चलिए ये हो गया पांचवा। छठा अगर हम आ जाएं, छठा है स्टीम लर्निंग। स्टीम लर्निंग देखो सारे अप्रोच को एक साथ मिला के कहा गया है, साइंस, ठीक है, उसके बाद टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड आपका मैथ्स, ये सारे चीज को लेकर मिला के कहा गया है। देखो है ना, ये 5 चीजों की बात करता है। किसकी बात करता है, स्टीम एजुकेशन इज अप्रोच टू टीचिंग एंड लर्निंग दैट कंबाइन साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स एंड मैथ्स टू गाइड स्टूडेंट इंक्वायरी, डिस्कशन एंड प्रॉब्लम सॉल्विंग एजुकेशन एक्सपर्ट्स से
STEAM education is about more than developing a practical skills alone. It also has sufficient to develop capacity to. देखो बात ये कह रहा है कि STEAM एजुकेशन जो है वो सारा चीज को एक साथ लेके चलता है। किसको? साइंस, टेक्नोलॉजी, इंजीनियरिंग, आर्ट्स और मैथ्स को। ठीक है, बस इसमें यही याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ में याद नहीं रखना है। चलो अब है SAMR मॉडल। SAMR मॉडल इसको बोलते हैं सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन और रिडेफिनेशन। देखो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है ना, इस चार्ट से समझो। सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है, टेक्नोलॉजी को डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट माना जाता है, मतलब ये इनहेंसमेंट के लिए होता है और ये ट्रांसफॉर्मेशन के लिए होता है, ये दोनों। तो सब्स्टिट्यूशन में क्या होता है कि टेक्नोलॉजी को, ये ऐसा एमआर मॉडल कहता है कि टेक्नोलॉजी एक्ट करता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में। ठीक है, मतलब कोई इंप्रूवमेंट, कोई फ्रेंच इंप्रूवमेंट नहीं, विद नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट। ठीक है, और ऑगमेंटेशन डील करता है डायरेक्ट सब्स्टिट्यूट के रूप में, बट इसमें फंक्शनल इंप्रूवमेंट होता है। ठीक है, यहां नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट, यहां फंक्शनल इंप्रूवमेंट, लेकिन टेक्नोलॉजी दोनों में है। ठीक है, ये हो गया इनहेंसमेंट की। इन ट्रांसफॉर्मेशन में क्या होगा, यहां पे मॉडिफिकेशन होगा, मतलब टेक्नोलॉजी अलाउ करता है सिग्निफिकेंट टास्क रिडिजाइन के लिए, और ये जो है रिडिफिनिशन जो है यहां करता है कि भैया अलाउ करता है नया टास्क जो न्यू टास्क के लिए, यहां रिडिजाइन कर लो, यहां न्यू टास्क डेवलप कर लो, है ना। यहां क्या, यहां फंक्शनल इंप्रूवमेंट, यहां नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट, बात खत्म। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। चलिए ये देखिए, यहां पे भी देख लीजिए, सेम चीज है, सब्स्टिट्यूशन, ऑगमेंटेशन, मॉडिफिकेशन, रिडेफिनेशन। तो यहां क्या था सर, यहां नो फंक्शनल इंप्रूवमेंट। यहां आएगा आपका फंक्शनल इंप्रूवमेंट विद टेक्नोलॉजी, है ना। यहां है टास्क रिडिजाइन, और यहां है न्यू टास्क क्रिएट। ठीक है, ये बस इतना ही याद रखना है इसमें। अब है एश्योर मॉडल। एश्योर मॉडल क्या कहता है, एनालाइज द लर्नर्स, स्टेट ऑब्जेक्टिव्स, मतलब ऑब्जेक्टिव्स बताओ, फिर सेलेक्ट करो मेथड, मीडिया और मटेरियल्स, किसके थ्रू करोगे, फिर यूटिलाइज करो टेक्नोलॉजी को, मीडिया मटेरियल्स को, फिर रिक्वायर लर्नर पार्टिसिपेशन की, लर्नर कहां पार्टिसिपेट करेगा और इवेल्युएट करो, फिर उसी चीज को रिवाइज करो। तो ये एक प्रोसेस, ये भी एक प्रोसेस है। आ जाओ देखो क्या कह रहा है, क्या कहते हैं, देखो एश्योर मॉडल इज एन इंस्ट्रक्शन सिस्टम। क्या है, इंस्ट्रक्शन सिस्टम है या गाइडलाइन है जो दैट टीचर्स कैन यूज टू डेवलप लेसन। टीचर क्या किसके लिए यूज कर सकते हैं, लेसन को डेवलप करने के लिए, लेसन प्लान को, विच इंटीग्रेट यूज ऑफ टेक्नोलॉजी एंड मीडिया, जो टेक्नोलॉजी और मीडिया से इंटीग्रेट है, मिला हुआ है। मतलब ये बात करें तो टेक्निकल चीजों की बात कर रहा है कि टेक्निक आपका मीडिया और टेक्नोलॉजी को यूज करते हुए आप कैसे एक प्लान जनरेट कर सकते हो टीचिंग का। ठीक है, उसकी बात कर रहा। आ जाओ शुरू करते हैं। एश्योर मॉडल में सबसे पहले क्या बोला, सेमेस्टर से पहले क्या करना है, एनालाइज करना है लर्नर्स को, मतलब कि ऑडियंस कौन है, लर्निंग स्टाइल्स क्या होगा, एंट्री कॉम्पिटेंसीज क्या होगी, डेमोग्राफिक क्या होगा, ये सारा सेमेस्टर बच्चे आने से पहले आप इसको एनालाइज कर लो। अब ऑब्जेक्टिव्स बता दो, कब, प्रिपरेशन प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, जब आप इंस्ट्रक्शन देने जा रहे हो, क्लास में पढ़ाने जा रहे हो, उससे पहले आपको ये बात करना पड़ेगा कि व्हाट डू स्टूडेंट्स नीड टू लर्न, स्टूडेंट क्या पढ़ना को पढ़ाओगे। कोर्स रूब्रिक्स बोलते हैं इसको, कि कंसेप्ट, प्रोफिशिएंसी, कंडीशन टू परफॉर्मेंस, ये क्या होगा। फिर जब इंस्ट्रक्शंस बिगिन होगा, जब आप शुरुआत करोगे पढ़ाना, तो आपको पता होना चाहिए सिलेक्शन, मेथड, मीडिया, मटेरियल्स क्या होगा, कि इंस्ट्रक्टर क्या यूज करेंगे, है ना। देखो सेलेक्ट इंस्ट्रक्शन मटेरियल, प्रोड्यूस न्यू मटेरियल, रीपर्पस एग्जिस्टिंग मटेरियल, क्या करना है ये बात इनको पता होना चाहिए। यहां ये थर्ड मेथड में उन्होंने बोला। फिर बोला यूटिलाइज मेथड, मीडिया, मटेरियल, मतलब इंस्ट्रक्टर्स, यहां इंस्ट्रक्शंस बिगिन होता है, शुरुआत होता है। ठीक है, ये दोनों एक ही प्रोसेस में आ गया, सेलेक्ट करना मेथड, मीडिया, मटेरियल, और यूटिलाइज करना इसको, तो दोनों क्या है, इंस्ट्रक्शन बिगिन का है। फिर अब उसके बाद क्या है, ड्यूरिंग इंस्ट्रक्शन क्या करना है, लर्नर्स की पार्टिसिपेशन रिक्वायर हो जाती है, मतलब स्टूडेंट विल एक्टिवली इंगेज, यहां पे इंगेज हो जाएगा, जहां डिस्कशन, स्मॉल ग्रुप एक्टिविटीज, फॉर्मेटिव असेसमेंट होगा, और एंड सेमेस्टर, जब सेमेस्टर खत्म होगा तो आप एग्जाम ले लेंगे, इवेल्युएट और रिवाइज कर देंगे। देखो यार इसमें कुछ नहीं है, मैं एक बात बताऊं, सबसे पहले एनालाइज करना लर्नर्स को, इसका मतलब हुआ
कि भैया कैसा तुम्हारा स्टूडेंट है, देख लो। स्टूडेंट स्टेट द ऑब्जेक्टिव्स मतलब फिर बताओगे ना कि भैया तुम पढ़ाओगे तो क्या उसका बेनिफिट होगा, फिर इस हिसाब से आप तुम मेथड करोगे कि हम कौन सा मेथड से उसको पढ़ाएंगे, फिर उसको यूटिलाइज कर लोगे, मतलब एक बार सेलेक्ट कर लोगे, सोचोगे दिमाग में, उसको यूटिलाइज करोगे, मतलब जाके डायरेक्टली पढ़ाओगे। फिर लर्नर का पार्टिसिपेशन देखोगे कि लर्नर कहां कहां पार्टिसिपेट कर रहा है, और फिर जाके जब कंप्लीट सब हो जाएगा तो उसको इवेल्युएट कर लोगे और रिवाइज कर लोगे, मतलब उसका चेक कर लोगे। ठीक है, चलो अब नेक्स्ट जो है इंस्ट्रक्शन ऑफ 9 कैंप स्टेज मॉडल। ये जो है 9 कैंप स्टेज मॉडल, एक मिनट रुकना यार। देखो 9 कैंप स्टेज मॉडल, ये क्या भाई, ये भी एक स्टेप है, ये भी एक क्या है, प्रोसेस ही है। तो अब इसने किसने दिया, कैंप ने दिया। देखो सबसे पहले क्या करेंगे, सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे इस इंस्ट्रक्शनल प्रॉब्लम्स को, स्पेसिफाई करेंगे गोल्स को कि भैया कैसा मेरा प्रोग्राम्स होगा। सेम चीज है, आइडेंटिफाई करेंगे इंस्ट्रक्शनल प्रोग्राम्स, मतलब हम बेस देखेंगे कि क्या क्या मेरा आने वाला है, एनालाइज करना ऑब्जेक्टिव्स को कि भैया क्या क्या, सॉरी एनालाइज करना इसको स्टूडेंट्स को, लर्नर्स को, कि क्या क्या मेरा इंस्ट्रक्शन प्रोग्राम होने वाला है। दूसरा क्या करना है, एग्जामिन करना है लर्नर के कैरेक्टरिस्टिक्स को दैट शुड रिसीव अटेंशन ड्यूरिंग प्लानिंग। ठीक है, ये ध्यान रखना है। तीसरा आइडेंटिफाई करना सब्जेक्ट कंटेंट कि क्या होगा, कौन सा चीज हम पढ़ाएंगे। फिर उसके बाद स्टेट करना इंस्ट्रक्शन ऑब्जेक्टिव, भाई साहब अब बताओ लर्नर का ऑब्जेक्टिव क्या क्या वो सीख पाएगा, और उसके बाद सीक्वेंस करो कंटेंट को, हर मतलब एक दूसरे के साथ क्या बोलते हैं उसको, लिंक करो इच इंस्ट्रक्शन यूनिट को। और उसके बाद डिजाइन इंस्ट्रक्शनल स्ट्रेटजीज की भाई अब कैसे इंस्ट्रक्शन दोगे। उसके बाद प्लान करो इंस्ट्रक्शन मैसेज और डेवलप करो क्या इवैल्यूएशन, मतलब उसके बाद आप ऑब्जेक्टिव जो पढ़ा लिए उससे उसको एसेस करो, और फाइनली सेलेक्ट करो रिसोर्सेज को टू सपोर्ट इंस्ट्रक्शन एंड लर्निंग एक्टिविटीज। तो ये 9 चीजें इन्होंने बात करी है। उसके बाद है ग्लासर मॉडल, किसने दिया, रॉबर्ट ग्लासर ने, सॉरी रॉबर्ट ग्लासर ने दिया भाई साहब का 1962 में दिया। तो इन्होंने क्या बोला, इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स की बात बोली, इंटरिंग बिहेवियर की बात बोली, इंस्ट्रक्शनल प्रोसीजर्स की बात बोली, और परफॉर्मेंस असेसमेंट की बात बोली। ये 4 स्टेप में इन्होंने खत्म कर दिया। अब ये 4 स्टेप बड़ा इजी नहीं होने वाला है, आओ इसको समझते हैं थोड़ा डिटेल में। देखो ग्लासर बेसिक टीचिंग मॉडल वाज डेवलप्ड बाय रॉबर्ट ग्लासर, कब 1962 में। इन्होंने क्या एक्सप्लेन किया, रिलेशनशिप बिटवीन टीचिंग एंड लर्निंग के बीच में इन्होंने रिलेशनशिप को एक्सप्लेन किया। बोला इट प्रोवाइड्स अ सिंपल एंड एडिक्वेट कंसेप्चुअलाइजेशन ऑफ द टीचिंग प्रोसेस। टीचिंग का प्रोसेस कैसे हुआ इसका कॉन्सेप्ट इन्होंने बताया है। दिस मॉडल बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ साइकोलॉजिकल मॉडल्स, ये साइकोलॉजिकल मॉडल ऑफ टीचिंग में आता है। तो सबसे पहला स्टेप 1 में इन्होंने बोला कि इंस्ट्रक्शनल ऑब्जेक्टिव्स क्या होंगे, मतलब कि ऑब्जेक्टिव द स्टूडेंट शुड अटेन अपॉन कंप्लीशन ऑफ ए यूनिट इंस्ट्रक्शन। तो वो इन्होंने बोला कि जो आप पढ़ाओगे उसका पहला फेज क्या होगा, पहला इंस्ट्रक्शन क्या होगा, वो वाला बात कर रहा है। ठीक है, दीज ऑब्जेक्टिव में बी स्टेटेड इन जनरल, स्पेसिफिक और बिहेवियरल टर्म्स, ये भी हो सकता है। फिर उसके बाद बात करें एंटरिंग बिहेवियर, बोला हर लर्नर जो है इनिशियल के टाइम में जब वो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस में एंटर करता है तो क्या होता है, थोड़ा इसको आपको डिटेक्ट करना है कि कैसा है। एंट्री बिहेवियर में चेक करना है कि स्टूडेंट कैसा है, वीक है, ज्यादा अच्छा है, ठीक है, नॉर्मल है। ये काम टीचर का है। ठीक है, इट कह रहा है इट इज जस्ट लाइक ए प्रीवियस नॉलेज ऑफ ए सब्जेक्ट और परफॉर्मेंस ऑफ द लर्नर इन टर्म्स ऑफ एजुकेशनल एबिलिटीज। ठीक है, नेक्स्ट क्या कर रहा है, इंस्ट्रक्शन प्रोसीजर्स देखना कि क्या क्या प्रोसेस आपको लगाना है उसको सिखाने के लिए। टीचिंग के प्रोसेस में क्या क्या चीज आपको लगाना है, क्या क्या चीज के थ्रू आप पढ़ाओगे। तो पहले आपको टीचिंग का प्रोसेस देखना है कि एक्टिव पार्ट क्या होगा, कौन सा मेथड लगाओगे, कौन सा प्रोसीजर लगाओगे, स्ट्रेटेजीज क्या होगा टीचिंग का, ये सारा चीज आपको देखना है 3rd स्टेप में। और चौथा स्टेप होगा परफॉर्मेंस असेसमेंट का, कि जो चीजें आपने पढ़ा दी, जो चीजें आपने बता दी, उसको आप टेस्ट कैसे लेके, कैसे उसको फीडबैक लेके सही करते हो। ये बात आपका 4 चीज था। चलिए उसके बाद नेक्स्ट मॉडल जो है वो है कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल। कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल जीरोम ब्रूनर ने दिया है। क्रिएटेड कंसेप्ट अटेनमेंट मॉडल टीचिंग एज ए स्ट्रैटेजी, इन्होंने इसको स्ट्रैटेजी की तरह ट्रीट किया। ठीक है, इंडक्टिव टीचिंग स्टाइल है ये, जिसमें स्टूडेंट आइडेंटिफाई करते हैं कैरेक्टरिस्टिक्स को,
ठीक है। इंडक्टिव टीचिंग स्टाइल मतलब जहां थ्योरी बनाते हैं नई तरीके से, है ना, उसको बोल रहे हैं। देखो क्या कह रहे हैं, ब्रूनर क्या थे, साइकोलॉजिस्ट थे, हु रिसर्च हाउ वी थिंक, जिन्होंने ये रिसर्च किया कि हम लोग सोचते कैसे हैं। इन 1956 1956 में अपने को ऑथर्स पब्लिश किया स्टडी ऑफ थिंकिंग, उन्होंने एक बुक पब्लिश किया स्टडी ऑफ थिंकिंग विच आउटलाइन कंसेप्ट अटेनमेंट प्रोसेस, जिसने आउटलाइन किया गया कंसेप्ट अटेनमेंट प्रोसेस को। लर्नर परफॉर्म बेटर व्हेन दे आर परमिटेड टू रीच देयर कंक्लूजंस अकॉर्डिंग टू देयर रिसर्च। तो इनके रिसर्च के हिसाब से इन्होंने क्या बोला कि लर्नर परफॉर्म बेटर तब करते हैं जब उन्हें अपने कंक्लूजन के हिसाब से परमिट किया जाता है, मतलब वो कंक्लूजन अपने हिसाब से दे सकते हैं। क्या कह रहा है, इंडक्टिव टीचिंग मेथड्स आर स्टैंडर्ड इन टुडेज क्लासरूम, आज के क्लासरूम में इंडक्टिव टीचिंग जो है वो बेस्ट मेथड है ना। तो लेट टेक अ लुक हाउ दे वर्क, कैसे वर्क कर रहा है ये इसको देखते हैं। आइए का सेलेक्ट क्या है, तो सबसे पहला क्या है, कॉन्सेप्ट का नाम क्या बोलिए, द नेम ऑफ द कॉन्सेप्ट। दूसरा कह रहा है डेवलप करिए पॉजिटिव और नेगेटिव एग्जांपल्स। सबसे पहले कॉन्सेप्ट क्या है उसका नाम बताइए आप, फिर उसके बाद पॉजिटिव नेगेटिव एग्जांपल्स आप डेवलप करिए। फिर ये दोनों तो बोला था फर्स्ट टू स्टेप्स शुड बी कंप्लीटेड बाय टीचर प्रायर टू इंस्ट्रक्शन, मतलब ये काम आपको कब कर लेना है, ये काम तब कर लेना है जब पढ़ाने जा रहे हो उससे पहले। अब पता चला क्लास में जा रहे हो क्या पढ़ाना है बच्चा लोग, पता ही नहीं है, तो ये ऐसा नहीं होना चाहिए। आपको पहले पता होना चाहिए कि कॉन्सेप्ट क्या होगा, उसके एग्जांपल्स डेवलप कर लेना, आपको बना लेना है पॉजिटिव नेगेटिव दोनों। उसके बाद थर्ड स्टेप होगा इंट्रोड्यूस द प्रोसेस, अब उसके बाद प्रोसेस स्टूडेंट के सामने आपको इंट्रोड्यूस करना है। फिर 4 नंबर पे प्रेजेंट करना एग्जांपल्स और उसके एट्रीब्यूट, क्या करना है, एग्जांपल्स और एट्रीब्यूट प्रेजेंट करना है। फिर डेवलप करना है कॉन्सेप्ट का डेफिनेशन, और फिर एडिशनल टेस्ट एग्जांपल्स देने हैं, डिस्कस करना है कॉन्सेप्ट क्लास के साथ में, और उसको फिर इवेल्युएट करना। तो ये प्रोसेस था, जो 2 प्रोसेस है वो टीचर का पहले का प्रोसेस है जब वो क्लास में जा रहा है, बाकी जो प्रोसेस बताया गया वो बाद का प्रोसेस है, ठीक है जी। लास्ट में है एक इंडक्टिव मॉडल। इंडक्टिव मॉडल क्या है, हिल्डा टावर ने दिया है, इसको हिल्डा टावर मॉडल भी कहते हैं, है ना। कह रहा है हिल्डा टावर बिलीव दैट द स्टूडेंट जनरलाइज ओनली आफ्टर डेटा आर ऑर्गेनाइज, अगर डेटा ऑर्गेनाइज है तभी स्टूडेंट को स्टूडेंट जनरलाइज कर सकते हैं। सी बिलीव दैट द स्टूडेंट कैन लेट टुवर्ड्स जनरलाइजिंग थ्रू कॉन्सेप्ट डेवलपमेंट एंड कॉन्सेप्ट अटेनमेंट स्ट्रेटजी, तो ये बिलीव करते हैं इस पे। देखो इसका क्या कहानी है, इन्होंने बोला डायग्नोज करिए नीड को, फिर फॉर्मुलेट करिए ऑब्जेक्टिव्स की, बताइए भैया आप पढ़ के क्या क्या सीखेंगे, फिर उसके बाद कंटेंट को सेलेक्ट करिए, ऑर्गेनाइज करिए फिर कंटेंट को, क्या क्या मेन आइडियाज हैं, क्या फैक्ट्स हैं, क्या की कॉन्सेप्ट्स हैं, फिर सेलेक्ट कर लिए लर्निंग के एक्सपीरियंस, क्या क्या आपका लर्निंग एक्सपीरियंस है, ऑर्गेनाइज करिए लर्निंग एक्सपीरियंस को, और फाइनली इवेल्युएट करिए। देखो यार मिला जुला के अगर मैं बात करूं तो सारा कॉन्सेप्ट प्रोसेस की बात करता है। मैं यही बात बोल रहा था आपको शुरू से कि सारा कॉन्सेप्ट क्या करता है, प्रोसेस की बात करता है। देखो टीचिंग का क्या प्रोसेस है, कैसे टीचर लर्नर से कैसे जुड़ सकता है और लर्नर को कैसे लर्निंग दे सकता है, इसकी बात करता है। तो अलग अलग लोगों ने अपने अपने हिसाब से अपने अपने कॉन्सेप्ट्स दे डाले, ठीक है, कोई दिक्कत परेशानी तकलीफ नहीं। बाकी आप इसको ध्यान रखिएगा, ठीक है। मुझे उम्मीद आपको पसंद आया होगा, तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद, थैंक यू वेरी मच, जय हिंद।